बच्चों नमस्ते। हम लोग अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं की समझ पढ़ रहे थे, तो जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, फिर अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कृषि एवं उसके संबंधित क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि किसी भी वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसकी गणना कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। अगर हम कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो और किसी भी वस्तु का उसके हम अगर सेवा के रूप में भी प्रयोग करते हैं तो उसकी गणना कैसे की जाती है। तो एक बड़ी संख्या में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, तो किसी भी राष्ट्र के कुल उत्पादन को जानने के लिए हम उस राष्ट्र की सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन जानना आवश्यक है। यानी एक राष्ट्र में कितनी वस्तुओं का उत्पादन होता है और कितना सेवाओं का उत्पादन होता है, तो इसको कुल जानने के लिए पहले हम उस राष्ट्र के हमको पहले राज्यों के बारे में उत्पादन की गणना करना पड़ेगा, फिर उस राज्य से हमको शहर के बारे में, फिर शहर से हमको गांव के बारे में, इस प्रकार उनकी उत्पादन की जो गणना करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे तीन कुछ वस्तुएं और सेवाएं हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक दिखाया जा रहा है शक्कर जो है वो 500 किलोग्राम है और 30 रुपये किलो की दर से उसको बेचा गया है, तो इसका योग कितना हुआ 15,000। फिर नीचे में देखिए दूध जो है वो 500 लीटर जो दूध है 30 रुपये के दर से उसको बेचा गया है 3,000 में। फिर ऐसे ही एक आँख का ऑपरेशन जो कि एक सेवा के रूप में किया गया है, तो जैसे 10 आँख का ऑपरेशन किया गया है तो उसका कुल योग यहाँ पे पूरा मिलाकर दिया जा रहा है 68,000। यानी यहाँ पर वस्तु और सेवाओं की जो तीनों वस्तुओं की सेवाओं का जो है वो एक कुल उत्पादन और सेवा के रूप में गणना की गई है। तो कुल उत्पादन को जानने के लिए हमको तीनों वस्तु और सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाना आवश्यक है। परंतु कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि इनमें प्रत्येक जो उत्पादित और बेची गई वस्तु होती है उसकी सेवा का या गणना करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उस वस्तु का अगर हम अंतिम रूप में उपभोग करते हैं तो हमें उनके मूल्यों की ही गणना करनी चाहिए। यानी कोई भी वस्तु का उत्पादन होता है उसमें सेवा दी जाती है तो उसके पूरे चीज़ को गणना की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ आपको एक उदाहरण बता रही हूँ। देखिए ये एक मुरमुरे बनाने वाला एक दुकानदार है। ये देखिए यहाँ पे आपको इस चित्र के द्वारा यहाँ पे समझ में आ रहा है, एक राइस मिल दिया है। देखिए इधर पे राइस मिल में ये देखिए ये पूरे चावल का जो बोरा है आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे एक मुरमुरे जो बनाने वाला है वो एक दुकानदार है। अब हम इनके उस उदाहरण को पढ़ेंगे। जैसे एक जो किसान है वो किसी राइस मिल को 10 रुपये किलो की दर से 100 किलोग्राम धान बेचता है। यानी एक किसान अपने 100 किलो जो धान है उसको 10 रुपये के हिसाब से बेचता है। तो इस प्रकार उस धान का जो विक्रय मूल्य है, बेचा गया जो मूल्य, वो कितना हुआ 1,000। यानी 100 गुणित 10 बराबर कितना हुआ 1,000। अब ध्यान से सुनेंगे इस उदाहरण को। फिर वो जो किसान है अपने उस धान का उत्पादन के लिए स्वयं से घर के बीज का प्रयोग करता है। यानी वो जो 100 किलो जो धान को बेचा है 10 रुपये की दर से, तो उसने फिर से उसको उत्पादन करने के लिए वो जो बीज की उसको आवश्यकता थी तो वो उसने उसका लागत नहीं लगाया, क्योंकि वो जो धान है वो पुनः उसका प्रयोग जो है वो अपने घर से करता है। ठीक है। फिर ये जो राइस मिल वाला है, मतलब वो जो किसान है राइस मिल वाले को बेचता है, तो ये जो राइस मिल वाला है वो उस 100 किलोग्राम धान से 60 किलोग्राम चावल तैयार करता है। यानी 100 किलोग्राम धान से कितना किलो आता है 60 किलोग्राम। तो आपके जो बचे 40 कहाँ गए, 40 आपके कुछ भूसी में चले गए, कुछ बारीक बारीक खंडे में चले गए और थोड़े से आपको कुछ वेस्ट ऑफ मटेरियल में चले गए। यानी 100 किलोग्राम धान में उस राइस मिल वाले उसको कितने में बेचता है 60 किलोग्राम जो है वो चावल तैयार करता है। अब ये राइस मिल वाला क्या करता है, इस 60
60 किलोग्राम को वो 20 रुपए की दर से बेचता है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर धीरे धीरे जो है मूल्य में वृद्धि होते जा रही है। पहले हमने देखा जो किसान जो है वो 1,000 रुपये उसने प्राप्त किया, ठीक है। फिर उसने राइस मिल वाले को बेचा तो उसने उस 100 किलो को 60 किलो में तैयार किया। 40 जो है वो उसका वेस्ट हो गया, तो वो 60 को वो अपने बराबर करने के लिए वो यहाँ पे 20 रुपए की दर से बेच रहा है। उसने खरीदा 10 रुपए की दर से और यहाँ पे वो 20 रुपए की दर से बेच रहा है। किसको बेचा? एक मुरमुरा दुकानदार को बेचा। तो 60 गुणित 20 कितना हो गया? 1200 रुपये उसका मूल्य हो गया। यानी यहाँ पे 1000 से फिर वो 1200 रुपये उसका मूल्य हो गया। यानी प्रत्येक चरण में जो है वो उसके मूल्य में वृद्धि होती जा रही है, ठीक है। अब ये मुरमुरा दुकान वाला उस चावल से यानी 60 किलो चावल से वो कितने किलोग्राम मुर्रा तैयार किया है? 55। मतलब उसका 5 जो था वो कहाँ चले गया? 5 उसका फिर वेस्ट में चले गया। जैसे हम किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं ना, तो हमें पूरी चीज़ें नहीं मिलती बेटा, हमको उसमें कुछ काट छाट होता है, कुछ वेस्ट होता है ना। तो वैसे ही मुरमुरा दुकान वाले का जो चावल से उसका 5 किलो जो मुर्रा है वो वेस्ट के रूप में चले गया है। अब ये मुरमुरा तैयार करके इस 55 को वो 1 किलो को 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपभोक्ता को बेचता है। यानी 55 गुणित 50 करिए आप, कितना होएगा? 2750 रुपये। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार चावल का जो मुरमुरा जो है वो अंतिम उत्पाद के रूप में उपभोक्ता तक पहुंचता है। इस प्रकार प्रत्येक चरण में मुरमुरा जो है वो दुकानदार के लिए धान एवं चावल जो है वो एक मध्यवर्ती वस्तु हुई है। यानी हमारा जो अंतिम वस्तु क्या बना बेटा? यहाँ पे मुर्रा बना, ठीक है। इसका मध्यवर्ती वस्तु क्या था? चावल था और धान था, ठीक है। तो ये मध्यवर्ती वस्तु कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु का अगर हम उत्पादन करते हैं तो उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमको बीच में जो वस्तुओं को हम अगर इसको शामिल करते हैं तो वह हमारा मध्यवर्ती वस्तु कहलाता है। और अंतिम वस्तु हमारा क्या कहलाया है? मुर्रा कहलाया है। आपको समझ में आ रहा होगा ये उदाहरण, ठीक है। तो इसमें जो है मुर्रा जो दुकानदार है उसने अपने जो मुर्रे का जो 1 किलोग्राम के हिसाब से उसने जो 50 रुपये किलो लगाया है, उसमें उसने अपने धान का भी दाम जोड़ा है, चावल का भी दाम जोड़ा है और लास्ट में उसने उस वस्तु को तैयार करके एक मुर्रा के रूप में वो उसको बेचता है। यानी वो अलग अलग, मैं इसमें धान लगाया हूँ, चावल लगाया हूँ, ऐसे बोल के वो नहीं करता। सिर्फ उस वस्तु का वो तैयार करता है, उस वस्तु को अंतिम रूप में उसको तैयार करके वह उस वस्तु को वो बेचता है। तो वही कहलाता है अंतिम उत्पाद। यानी किसी भी वस्तु की कभी कभी हमको गणना करना होता है तो उस वस्तु का जो हम उपभोग करते हैं वो सिर्फ उसकी अंतिम वस्तु के रूप में ही उसको हम गणना करते हैं। तो आपको समझ में आया मध्यवर्ती वस्तु क्या है और आपका ये मूल्य संवर्धन। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल होता है। यानी अंतिम वस्तु हमारा क्या था? मुर्रा था। और मध्यवर्ती वस्तु हमारा क्या था? चावल था, धान था। तो इस अंतिम जो वस्तु है उसमें हमारा मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य जो है वो शामिल होता है। इस प्रकार मुर्रे का जो अंतिम रूप जो है वो 2750 रुपये है और मध्यवर्ती जो वस्तु है धान है, चावल का मूल्य है, जैसे 1000 से वो 1200 हुआ, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पर जो है प्रत्येक चरण में मूल्य में वृद्धि होते जा रही है। तो ये कहलाता है हमारा मूल्य संवर्धन। मूल्य यानी कीमत, संवर्धन यानी बढ़ना। इसको हम पुनः फिर से अगली वीडियो में इसको हम पढ़ेंगे।